हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या मतलब होता है लीव इन कैशमेंट का। व्हाट डू यू मीन बाय लीव इन कैशमेंट। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टैक्सेबल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि लीव इन कैशमेंट की मीनिंग क्या होती है या उसकी टैक्सेबल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये मेरी गारंटी है आपको एक एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी टैक्सेबल ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, कि साथ ही साथ आपको एक एग्जाम्पल दिखता रहे। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम्पशन कैसे मिलती है। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि किसे कहते हैं लीव इन कैशमेंट। तो जैसा कि इसका नाम है लीव इन कैशमेंट, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई है कि लीव है मतलब छुट्टी है, उस छुट्टी के बदले आपको पैसे मिलेंगे, मतलब बिना काम के पैसे मिलना, इन कैशमेंट। तो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेंटल प्रेशर से या फिजिकल प्रेशर से रिलीफ देने के लिए कुछ छुट्टी प्रोवाइड करता है कि आपको हफ्ते में 6 दिन काम करने हैं या 5 दिन काम करने हैं। कुछ छुट्टी आपको अलाउ होती है। जो छुट्टी अलाउ होती है उस छुट्टी के बदले पैसे नहीं काटे जाते हैं। वो छुट्टी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है अपने तरफ से। तो एम्प्लॉय ने छुट्टी मांगा नहीं, अगर एम्प्लॉय अपने तरफ से कोई लीव नहीं मांग रहा है और एम्प्लॉयर अपने तरफ से एम्प्लॉय को कोई लीव दे रहा है, तो इस लीव के बदले एम्प्लॉयर उसे पैसे भी देता है। तो होता क्या है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ लीव दे रहा है। वो लीव कैसी है? वो लीव है पेड लीव, मतलब आप लीव पे रहोगे लेकिन आपको आपकी सैलरी उस दिन की मिलेगी। उसे हम कहते हैं लीव इन कैशमेंट। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए एक पॉजिटिव स्टेप उठाता है, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ रोल होता है कि इस पॉजिटिव स्टेप के लिए गवर्नमेंट भी कुछ कंसिडर करे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज़ के ऊपर उसे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। मतलब देखो दिक्कत क्या है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया लीव इन कैशमेंट, मतलब लीव पे हो वो, लेकिन उसे सैलरी फिर भी मिलेगी। अब ऐसे केस में क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया सब चीज़ सैलरी की तरह काउंट किया जाएगा। तो एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को पेड लीव दी तो वो पेड लीव भी आपके सैलरी में इंक्लूड हो जाती है। दिक्कत ये होता है कि एम्प्लॉयर के पॉजिटिव स्टेप पे गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं करती। तो यहाँ दिक्कत क्या, डीमोटिवेशन हो जाता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके इस पेड लीव को सैलरी में इंक्लूड तो करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्ट के अंदर लिखा गया है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने तरफ से एक चीज़ की कि उसने कहा कि हम आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको कुछ एग्जाम्पशन दे देंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपकी सैलरी में कुछ पार्ट ही इंक्लूड होगा, या हम ये कह सकते हैं कुछ पार्ट इंक्लूड नहीं होगा लीव इन कैशमेंट का, और आपकी सैलरी कम दिखेगी, आपका टैक्स कम बनेगा। तो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से आपको एक एग्जाम्पशन दिया, जो एग्जाम्पशन फॉल करती है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको इसके ऊपर एग्जाम्पशन दे सकते हैं जिससे आपकी सैलरी कम दिखे और आप एग्जाम्पशन का फ़ायदा उठा पाओ। तो अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पशन कैसे मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत तेज़ है। गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन सभी को नहीं दिया, कुछ क्राइटेरिया रखे, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने पे ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। कहीं कभार पूरी मिलती है, कभी कभार आपको पार्टली मिलती है। तो देखते हैं कैसे। तो एग्जाम्पशन ऑन लीव इन कैशमेंट कि आखिर ये एग्जाम्पशन कैसे प्रोवाइड की जाएगी वो देख लेते हैं। इसका सेक्शन क्या है, तो आपको सेक्शन नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए। इस सेक्शन के अंदर हम इसको रीड करेंगे कि आखिर एग्जाम्पशन आपको कैसे अवेल की जाएगी। इसमें 2 केस बनते हैं। सबसे पहले ये 2 केस बहुत आसान है, बहुत ही इजी केस है। पहला केस जो है वो है कि आपने ये लीव इन कैशमेंट कब अवेल की है, ड्यूरिंग द सर्विस या ये बोलें कि आफ्टर रिटायरमेंट। अगर ड्यूरिंग द सर्विस है और आफ्टर रिटायरमेंट है, दोनों में ट्रीटमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे। तो अगर ड्यूरिंग द सर्विस है तो आपको बोला गया है फुल्ली टैक्सेबल, कि अगर आपने अपना लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस ही अवेल कर लिया तो उस पर आपको कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली, हम फुल्ली टैक्सेबल उसे कर देंगे। लेकिन अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट इस एग्जाम्पशन को, इस लीव इन कैशमेंट को रिसीव कर रहे हो या अवेल कर रहे हो, तो फिर से आपके ऊपर 2 केस ड्रॉ होती है।
जो पहली केस है वो बोली गई कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो क्या आप, या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मतलब दो केस फिर बन गए कि वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर से ये बहुत ही ईजी हो जाएगा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बोला गया कि हम इसे फुल्ली एग्जेम्प्ट कर देंगे, मतलब 1 रुपये भी आपके सैलरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फुल्ली की फुल्ली एग्जेम्प्ट कर दी गई है। सेक्शन नंबर कौन सा है इसका, तो हम बोलेंगे अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए के अंदर इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया। लेकिन बोला गया कि अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या होगा, तो हमने कहा कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो इनमें से सबसे कम होगा उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अब हमें ये देखना है कि इनमें से सबसे कम है क्या, क्योंकि इनमें से सबसे कम जो होगा उसे हम एग्जेम्प्ट करेंगे। मतलब आपको अगर मान लो कि लीव इन कैशमेंट मिल रही है 1 लाख रुपीज़ और इन 4 केस में से आपकी सबसे कम अमाउंट जो आ रही है वो है 20,000, तो हम ये बोलेंगे कि 1 लाख माइनस 20,000, आंसर आया 80,000। 80,000 क्या है, टैक्सेबल लीव इन कैशमेंट। यहाँ हम ये बोलेंगे 20,000 क्या है, तो बोलेंगे एग्जेम्प्टेड एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या पॉइंट लिखे गए हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है वो लिखा गया है एक्चुअल रिसीव्ड, कि आपको लीव इन कैशमेंट एक्चुअल में रिसीव कितनी हुई है पहले उसको चेक करो। सेकंड पॉइंट बोला गया 10 मंथ एवरेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ। ठीक है, आपको 10 मंथ एवरेज सैलरी निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लें क्योंकि इसके ऊपर आपको डिटेल में अभी कुछ जानना होगा। आगे बढ़ते हैं फिर तक के लिए हम लोग। जो तीसरा पॉइंट है उसमें लिखा गया कि स्टैच्यूटरी लिमिट जो बोल दी गई है कि 3 लाख रुपीज़, मतलब एक लिमिट गवर्नमेंट ने भी दे दिया कि 3 लाख रुपए हम दे रहे हैं स्टैच्यूटरी लिमिट। ठीक, जो पॉइंट डी है फिर से आप इसमें स्टार मार्क कर लें, इसके बारे में भी आपको कुछ जानना होगा। सैलरी ऑफ अनअवेल लीव, अब ये क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्चुअल रिसीव की। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्या आपको मिला है वो आपके क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया होगा कि आप कितना लीव इन कैशमेंट रिसीव कर रहे हो, उसको आप यहाँ पुट करोगे। 10 मंथ एवरेज सैलरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट कंसिडर करने होंगे। जो पॉइंट 1 है वो तो ये है कि आपको करंट मंथ को छोड़कर पीछे के 10 मंथ का एवरेज लेना है। तो हम क्या करेंगे, स्किप करंट मंथ, हम अपने करंट मंथ को छोड़कर पीछे के 10 महीने की बात करेंगे। अगर मैं रिटायर भी हो रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं रिटायर हुआ फरवरी में अगर मैं रिटायर हो रहा हूँ 15, 16, 17, 18 कभी भी, तो मैं क्या करूँगा, फरवरी के महीने को काउंट नहीं करूँगा, भले मुझे उसमें सैलरी मिली हो। मैं क्या करूँगा, मैं जनवरी से काउंट करूँगा पीछे के 10 मंथ, उसका निकालूंगा एवरेज 10 मंथ के हिसाब से और फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर है, यहाँ पे पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत है कि सैलरी मीन्स व्हाट, तो बताया गया कि सैलरी मीन्स क्या है। सैलरी मीन्स है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। मैं यहाँ पे इफ लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है डियरनेस अलाउंस विच आर द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर नॉर्मल डीए है, डियरनेस अलाउंस है, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर वो डीए सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो ही वो इंक्लूड होगा आपके सैलरी के पर्पज़ के हिसाब से इस सैलरी के अंदर। ठीक, तीसरा जो पॉइंट है वो है परसेंटेज बेस्ड कमीशन। अगर कमीशन आपको परसेंटेज बेसिस में दी गई है तो आप इंक्लूड करोगे सैलरी में, अगर नहीं दी गई है तो आप इसे इंक्लूड नहीं करोगे अपने सैलरी के अंदर। क्लियर है, यही 2 दिक्कत है आपको यहाँ पे। अब अगर बात कर लें सैलरी ऑफ अनअवेल, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 दिक्कत है। सबसे पहली दिक्कत जो है वो ये बोली गई है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 1 मंथ में हम सिर्फ और सिर्फ 30 पेड लीव को ही कंसीडर करेंगे। ये नहीं बोला गया है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 30 से ज़्यादा दे सकता है लीव, वो उसके ऊपर है, लेकिन गवर्नमेंट अपने टैक्सेबल कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 डे को ही कंसिडर करेगी पेड लीव के लिए 1 ईयर के अंदर। तो पहली बात तो ये हो गई 30 डेज पेड लीव इन 1 ईयर।
तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें कि आपको एक साल के अंदर टैक्सेबल कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 डेज ही मिलेंगे पेड लीव के लिए। और जो दूसरी बात है वो मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल के अंदर कि दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा तो आप बहुत ही ईजिली समझ जाओगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। तो ये पूरी बेसिक है कि क्या होती है लीव इनकैशमेंट, कैसे लेते हैं इसके एग्जाम्पशन, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए। पहला बोला गया ड्यूरिंग द सर्विस फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट, जो कम होगा उसे हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो ये आपकी पूरी लीव इनकैशमेंट के ऊपर थ्योरी है। अब अगर आप न्यूमेरिकल देखना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स न्यूमेरिकल के लिए रुके हुए थे वो यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं और ध्यान से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जो मेरी बेसिक पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे और भी बहुत नॉलेजफुल कंटेंट मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कंडीशन 1 मानते हुए कि अगर ऊपर जो क्वेश्चन हमने अभी हम पढ़ेंगे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने देखा 2 केस बनते हैं। और दूसरा हम केस देखेंगे कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसे हम कैसे कंसिडर करते हैं और कैसे अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 केस के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। केस 1 के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। तो क्वेश्चन अगर हम पढ़े ध्यान से देखें, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड कब हुए हैं 1/12/17। तो यहाँ से हम एक बात क्लियर कर लें कि 12 मंथ को कंसिडर नहीं किया जाएगा, हम नवंबर से काउंट करेंगे पीछे के 10 मंथ। क्लियर है, रिटायरमेंट हुए हैं वो 20 ईयर 10 मंथ के पीरियड के बाद रिटायर हो गए। रिसीव लीव सैलरी ऑफ 5 लाख। ठीक है, आपको कैश लीव दी गई है, लीव इनकैशमेंट दे दिया गया 5 लाख एक्चुअल रिसीव्ड। उसके बाद अदर डिटेल दिए गए हैं आपको 5000 पर मंथ है, जिसमें से 1000 रुपये जो है इंक्रीज हुआ है 1/4/17 के बाद। ठीक है, डीएनएस अलाउंस 3000 पर मंथ, जिसमें 60% क्या है फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, मतलब बाकी 40% आपके लिए किसी काम का नहीं है। कमीशन आपको अमाउंट में दिया गया है तो हमारे किसी काम का नहीं है। बोनस हम कंसिडर नहीं करते हैं। फिर आगे बोला गया है कि उन्होंने अवेल किया है ड्यूरिंग द ईयर 480 डेज, 480 डेज उन्होंने अवेल कर लिया, बाकी उन्होंने तक अवेल नहीं किया है। कितना उनको लीव मिली है, तो कहा गया है कि एक साल में उनको 30 डे लीव मिलता है एम्प्लॉयर के द्वारा भी। तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आसान है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने भी 30 डेज अवेल दी है लीव और गवर्नमेंट ने भी 30 डे के ऊपर ही कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पे मिसमैच नहीं हुआ, गवर्नमेंट का लॉ और एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया गया पेड लीव दोनों इक्वल मैच कर गया, तो क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो गया। सबसे पहले निकालते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो हम लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड, कि हमको एक्चुअली कितनी रिसीव हुई लीव इनकैशमेंट। तो हम लिखेंगे 5 लाख और फिर यहाँ माइनस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए और यहाँ हम लिखेंगे पूरा 5 लाख। अब आप पूछोगे क्यों, तो आप ध्यान से थोड़ा सोचे होते तो आपको इसका आंसर मिल गया होता। हमने अभी बेसिक में पढ़ा कि अगर आफ्टर रिटायरमेंट उसे लीव इनकैशमेंट रिसीव हो रही है और वो भी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपने यहाँ ध्यान से देखो आप, तो उसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आएगा नील। तो हम ये बोलेंगे ये क्या है, ये है टैक्सेबल अमाउंट। तो आपका टैक्सेबल अमाउंट नील हो गया। क्लियर है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर हम लिखेंगे एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट है आपके पास 5 लाख रुपीस और इसमें हम माइनस करेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 कैपिटल ए। अब इसके लिए आपको नीचे आना होगा वर्किंग में। अब यहाँ हम वर्किंग कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया, पहला पॉइंट बोला गया एक्चुअल रिसीव्ड, तो पहले हम 5 लाख ही राइट डाउन कर देते हैं। दूसरा बोला गया 10 मंथ ऑफ एवरेज सैलरी, सबसे पहले 10 मंथ काउंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हम दिसंबर को कंसिडर नहीं करेंगे, तो नवंबर से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर काउंट करते हो तो आप पहुंचोगे फरवरी के पास। काउंट देख लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हमारा हो गया 10 और दिसंबर हमको काउंट करना ही था। क्यों, क्योंकि दिसंबर में तो वो रिटायर हो रहे हैं। तो दिसंबर मंथ को स्किप करके उसके पीछे के 10 मंथ, तो वो हो गया फरवरी से लेके नवंबर। फिर यहाँ सोचने वाली बात ये है कि इसकी जो सैलरी है बेसिक वो
बढ़ जाती है 1 अप्रैल से। तो फरवरी और मार्च 2 महीने उसकी सैलरी रहेगी 4000, बाकी के 8 मंथ उसकी सैलरी रहेगी 5000 रुपीज़। तो ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम वर्किंग करेंगे कि हमारी सैलरी कितनी होगी लीव इनकैशमेंट के लिए। तो हम निकालेंगे, हमारी सैलरी आ रही है 4000 2 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो 1 अप्रैल तक हमको 4000 मिला, प्लस करेंगे इसमें हम 1000 और बढ़ जाएगा सैलरी, तो 5000 कितने महीने के लिए, तो रिमेनिंग 8 मंथ के लिए आपकी सैलरी है 5000। डियरनेस अलाउंस विच आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डियरनेस अलाउंस कितना है आपका चेक कर लो। आपकी जो डीए है वो है 3000 पर मंथ, जिसमें 60% क्या है, 60% जो है वो फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ टाइम बेनिफिट है। मतलब कि हम कह सकते हैं 1800 रुपीज़। या हम इसको पहले कैलकुलेट कर लें, 3000 मल्टीप्लाई बाई 10 तो आएगा 30,000। 30,000 का 60% आएगा 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ क्या है आपकी डियरनेस अलाउंस है विच आर द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर है। कमीशन हम लेंगे नहीं, क्योंकि कमीशन आपको परसेंटेज के फॉर्म में दी नहीं गई है, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। बस ये आपकी सैलरी हो गई 10 मंथ की पूरी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8000 प्लस 40,000 प्लस 18,000, 18 और 8 26, 26 और 40 66,000। आपकी जो सैलरी है वो है 66,000। ठीक है, इसका हम एवरेज करेंगे 10 मंथ के हिसाब से। तो एवरेज करेंगे 10 मंथ का डिवाइड बाय 10 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि आपको चाहिए एवरेज ऑफ 10 मंथ फॉर 10 मंथ सैलरी। तो घूम फिर के से आ जाएगा 66,000 ही। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी फॉर 10 मंथ कितनी आई है आपकी, वो आएगी 66,000। तो हमने 2 अमाउंट कैलकुलेट कर लिए ईजिली। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है स्टैच्यूटरी लिमिट, जो कि दी गई है 3 लाख रुपीज़। क्लियर है। डी की बात कर लेते हैं, और डी ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही 90% केसों में मिनिमम आएगा आपके लिए, और यही लोगों से कैलकुलेट नहीं होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो क्वेश्चन में देखा जाए, पहले लीव कितना अवेल किया उन्होंने लीव अवेल किया है 480 डेज। क्लियर है। और 30 डेज के हिसाब से उन्हें लीव मिल रही है पर ईयर। उन्होंने काम किया है 20 ईयर 10 मंथ। हाँ, यहाँ पे आप एक बात और याद कर लें, 30 डेज जो लीव मिलती है पर ईयर की, वो आपको मिलती है फुल ईयर के हिसाब से। अगर आपने काम किया है 20 ईयर 11 मंथ 30 डेज, तो भी आपको 20 ईयर की ही काउंट की जाएगी, ना कि 21 की। आपको 21 ईयर काउंट करने के लिए पूरे साल काम करना होगा, एक दिन भी स्किप नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे सिर्फ 20 ईयर के हिसाब से, ना कि 20 ईयर 10 मंथ के हिसाब से। तो हमारा जो लीव काउंट होगा वो 20 ईयर के लिए ही काउंट होगा, 30 डे के हिसाब से। तो अगर हम बात करें कि हमारी लीव कितनी होती, टोटल लीव हमारी कितनी होती, अगर मैं ये निकालना चाहूँ तो मैं निकालता 20 ईयर मल्टीप्लाई पर ईयर लीव 30 डेज। 10 मंथ को कंसिडर नहीं किया जाएगा, पार्ट को कंसिडर करना ही नहीं है, आप फुल ईयर को करोगे कंसिडर। तो यहाँ पे हो गया 600 डेज। इसमें आप माइनस करोगे अवेल लीव, जो लीव अवेल कर ली गई है वो है 480 डे। क्लियर है। इसको माइनस करोगे तो आएगा 120 डे। यहाँ तक क्लियर एकदम। 120 डे क्या है, जो आपने लीव अभी तक अवेल नहीं की है। क्लियर है। 120 डेज को आप डिवाइड करोगे 30 से, इससे क्या होगा, ये डेज मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मंथ में कन्वर्ट हो गया 4 मंथ। मतलब हमने कितना लीव अभी तक अवेल नहीं किया है, वो है 4 मंथ। इस 4 मंथ की सैलरी निकालो कि इसका लीव इनकैशमेंट कितना बनता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी मंथली सैलरी से। अब मंथली सैलरी कहाँ दी गई है, ये है इसकी 10 मंथ की एवरेज सैलरी। तो ये 10 मंथ की एवरेज सैलरी है, तो 1 मंथ की एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं 1 मंथ की एवरेज सैलरी हो जाएगी 66,000 डिवाइड बाई 10, या हम बहुत ही ईजी तरीके से बोल सकते थे 6,600। तो आप अपने 10 मंथ के एवरेज सैलरी को 1 मंथ में कन्वर्ट कर लो तो आ जाएगा 6,600। और फिर बताओ कि आपकी लीव इनकैशमेंट कितनी बनती है जो आपने अवेल नहीं की है अभी तक। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 400, 4 से 24, 4 से 24 और 2 26, 26,400। ये वो लीव है जो आपने अभी तक अवेल नहीं की है और उसके इतने पैसे बनते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ ध्यान से पढ़ें। सैलरी ऑफ अनअवेल लीव, आपने जो लीव अभी तक ली नहीं है उसकी कितनी सैलरी बनती है वो बता दो। तो मैंने कैसे निकाला, आप ये का चेकआउट कर लो। सबसे मैंने निकाला कि टोटल लीव कितनी है, हमने कितना अवेल किया है,
कितना हमने अवेल नहीं किया वो डेज़ में आ गया। उस डेज़ को 30 से डिवाइड करो, मंथ में आ जाएगा। मंथ को मल्टीप्लाई करो एवरेज मंथ सैलरी से, क्योंकि आपकी सैलरी हर मंथ चेंज होती है, तो हम एवरेज मंथ के सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो 66,000 आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये 10 मंथ की एवरेज सैलरी है। आपको चाहिए 1 मंथ एवरेज सैलरी। हम क्या करेंगे, इस 10 को अभी मल्टीप्लाई मत करो, 66,000 डिवाइड बाई 10, ये आ गई आपकी मंथली एवरेज सैलरी 6,600। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मंथ आपके पास होंगे आपको मिल जाएगा कि आपने कितने रुपए अभी तक अवेल नहीं किए हैं लीव इनकैशमेंट के। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे 26,400। इनमें से जो कम होगा उसको यहाँ पुट करेंगे कि ये आपको एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, और फिर इसे डिमाइनस करेंगे और आपको मिल जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो माइनस कर लेते हैं 0 0, 10 में 4 गया 6, 9 में 6 3, 9 में 2 7 और 473,600 रुपीज़ जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो इस क्वेश्चन के लिए। ये आपकी पूरी लीव इनकैशमेंट की वीडियो है, जहाँ मैंने आपको बताया कि इसकी बेसिक क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी टैक्सेबल ट्रीटमेंट क्या है विद प्रॉपर क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको पसंद आई, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हेल्प करें चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का ग्रोथ करवा के। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कोई डाउट है कमेंट करिए, आपके कमेंट को मैं जरूर रीड डाउन करूंगा और आपके डाउट को वहीं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो पे, जहां मैं आपसे बात करूंगा कि मोटर कार के ऊपर परक्यूजिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।